पहले हमें भारत की नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि नदियां हमारे यहाँ दो प्रकार से बहती है। कैसे दो प्रकार से बहती है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों की बात कर रहे हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय वायु तंत्र की नदियां और दूसरा है क्या, प्राकृतिक नदियां जो नीचे साइड बहती है। हिमालय वायु तंत्र की नदियों के अंदर दो प्रकार के अव्वाह तंत्र है अपने यहाँ, है ना। अव्वाह तंत्र, इसको भी समझा दूंगा अव्वाह तंत्र क्या होता है। तो हमारे भारत में दो प्रकार के अव्वाह तंत्र काम करते हैं। एक हो जाएगा हिमालयी अव्वाह तंत्र, हिमालय वायु तंत्र की नदियां, और दूसरा हम लोगों ने डिवाइड किया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। दो प्रकार से नदियों को डिवाइड किया गया। भारत की नदियों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो प्रकार से। अच्छा, अव्वाह तंत्र क्या होता है मुझे बताइए। अव्वाह तंत्र क्या होता है? अव्वाह तंत्र नदी बेसिन, कैचमेंट एरिया और एक होता है कमांड एरिया। चार पांच चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कैचमेंट एरिया, कमांड एरिया और फिर नदी की अवस्था, या उसको कहें अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र, चलो ये तीन चार चीजें समझ लो आप, सारी बातें क्लियर। अव्वाह तंत्र क्या होता है? तो भाई मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी सभी को एक साथ मिला के जो तंत्र बनता है उसको आप क्या कहेंगे? अव्वाह तंत्र। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? अव्वाह तंत्र। मतलब एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको मिला के कहा जाए तो हम क्या कहेंगे? अव्वाह तंत्र कहेंगे। तो भाई हिमालय अव्वाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य प्रकार से तीन अव्वाह तंत्र आते हैं। सिंधु नदी अव्वाह तंत्र, गंगा सिंधु अव्वाह तंत्र, चलो एक गंगा अव्वाह तंत्र लेते हैं, गंगा अव्वाह तंत्र, और तीसरा ले लेंगे अपन ब्रह्मपुत्र अव्वाह। यमुना को नहीं लेंगे क्योंकि यमुना आगे चल के गंगा में मिल जाती है, तो गंगा नदी में आएगा। ठीक है, तो हिमालय अव्वाह तंत्र में मुख्यतः तीन नदियां पढ़ी जाती है। भारत के सापेक्ष पढ़ेंगे ना, भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हिमालय अव्वाह तंत्र में तीन नदियां आती है, सिंधु नदी, गंगा नदी और क्या आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना। सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर जिस तिब्बत से निकलती हुई इस तरीके से भारत को क्रॉस करती हुई कहाँ पाकिस्तान से जाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी नदियां भी हैं, सहायक नदियां भी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, है ना। ये हम पढ़ लेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा गंगा नदी, है ना। तो गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती हुई इस तरीके से बहती हुई उत्तर प्रदेश, है ना, और आपका बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई कहाँ बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और यही यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, जो इसी में जाके कहाँ पर बांग्लादेश में जाके इसमें मिल जाती है। बांग्लादेश में जाके इससे क्या हो जाती है? मिल जाती है। आगे चल के उसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, फिर गंगा नदी दोनों को जहाँ मिलती है आगे चल के क्या कहलाने लगती है? वो तो एक मिनट, गंगा नदी आगे चल के जाती है तो उसका नाम पद्मा बंगाल में कहा जाता है। लेकिन आगे चल के जब इसमें मिल जाती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो उसको आगे मेघना कहते हैं। तो हम लोग अभी उसको नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल शॉर्टली समझाया जा रहा है। ओके, और यहाँ पर एक डेल्टा भी बन जाता है ना, तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है जो इसका सबसे बड़ा डेल्टा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के कहाँ मिलता है? यहाँ गंगा नदी और एक और नदी हुई ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहीं से तिब्बत से निकलती हुई इस तरीके से नामचमरवा कैनियन अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आगे क्या होती है? मिलती है। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मपुत्र मिलती है तब उसको क्या कहा जाता है? यमुना की बात नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी जब इसको आके मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है? मेघना। और इन दोनों के बीच में जो डेल्टा बनता है उसको कहते हैं सुंदरबन। उसको हम क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। लंबाई गंगा की ज्यादा कि ब्रह्मपुत्र नदी की ज्यादा, 2900 किलोमीटर। अरे मेरे कहने का मतलब है कि टोटल लंबाई किसकी ज्यादा है? ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भारत में गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, हाँ, यदि कुल के हिसाब से बात। चलिए आगे बढ़े तो ज्यादा डिस्कशन पूछने लगते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़नी है भारत मध्य प्रदेश की जल्दी से। अभी आप कहेंगे सर टाइम हो गया है, तो इतने तीन अव्वाह तंत्र अभी आपको नहीं पढ़ने, है ना। तीन अव्वाह तंत्र आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा गंगा नदी का और थोड़ा यमुना नदी का हम लोग बाद में समझ रहे हैं, क्योंकि चंबल नदी जाके यमुना में मिलेगी और आपका यहाँ से सोन नदी जाके गंगा नदी में डायरेक्टली मिलेगी। तो वहीं पे हम लोग थोड़ा गंगा और यमुना को समझ लेंगे।
ठीक है ना। बाकी हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, ठीक है ना। शॉर्ट में आपको भारत का भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, एक दिन में टॉपिक खत्म करके, है ना। तो चलिए पहले अब्बाय तंत्र समझ गए ना, क्या होता है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला के हम क्या जो तंत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अब्बाय तंत्र कहते हैं। नदी बेसिन क्या कहलाता है, तो मुख्य नदी जिस स्थान से होकर बह रही है, तो मुख्य नदी जहां जहां से होकर बह रही है तो उसको हम उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नदी बेसिन कहेंगे। मुख्य नदी जहां से होकर क्या हो रही है, बह रही है, मतलब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जहां जहां से होकर बह रही है उसको हम क्या कहेंगे, नदी बेसिन कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा, नदी बेसिन। अच्छा, कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया, तो भाई मुख्य नदी में जहां जहां से पानी आ रहा है सहायक नदियों के द्वारा और अन्य नदियों नालों के द्वारा, जहां जहां से इसमें पानी है, जहां से पानी कैच हो रहा है, कैच कहते हैं ना आप, जैसे मोबाइल होता है वो टावर को कैच करता है, नेटवर्क कैच करता है नहीं करता है, तो वो टावर से कैच करता है, तो जहां जहां भी टावरों का सिग्नल वो कैच कर रहा है उसका क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया। वैसे ही नदी होती है कि भाई नदी में जहां जहां से पानी आ रहा है, जैसे अपनी सोनार नदी की बात करें तो पहले पार और इस पार दोनों उसका कैचमेंट एरिया होगा, और भी कई क्षेत्र होंगे आगे चल के जहां से पानी आएगा उसमें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा उसका कैचमेंट एरिया। मतलब नदी में जहां से पानी आता है उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। और कमांड एरिया क्या होता है, आप देख रहे हैं कि नदी है उसमें पानी बह रहा है, यदि आपने इस पर क्या बना दिया, डैम बना दिया, क्या बना दिया, बांध बना दिया, तो भाई इस बांध में जो पानी भरा हुआ है इससे जितने एरिया को सिंचित किया जा सकता है, जितना मैक्सिमम एरिया का पानी रोका जा सकता है या फिर जितने मैक्सिमम एरिया सिंचित किया जा सकता है उसको आप क्या कहते हैं, उसका कमांड एरिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे आप, इसका कमांड एरिया कहेंगे। समझ गए ना ये सारे टर्म्स, ठीक है। और अभी समझ नहीं आया तो भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। नदी पर बांध बनाने के बाद उसके पानी से जितने क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है उसे उसका नदी का क्या कहते हैं, कमांड एरिया। देखो बांध ही कहलाते हैं, परियोजना क्या कहलाती है, बांध। एक्चुअली परियोजना नाम उसको प्रोजेक्ट नाम इसलिए दिया। अच्छा आप एक चीज बताइए, यदि आपने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, है ना, जैसे कोई आपको स्कूल में या कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है तो एक दिन में तो बन नहीं जाता है ना, तो उसको नाम दे दिया जाता है कि आप एक प्रोजेक्ट बना के लाइए, कि महीने भर के अंदर की 15 दिन के अंदर एक बढ़िया प्रोजेक्ट बना के लाइए, आपको एक रोबोट बनाना है ना। तो परियोजना कहने का मतलब है कि लंबी समय के लिए एक योजना चला दी गई, उसी को नाम दे दिया गया क्या, परियोजना। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, कि भाई जैसे मान लीजिए ये सरदार सरोवर डैम की जो शुरुआत की है, जनरली लोग कहते हैं कि 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था उसका, है ना। वो परियोजना कब शुरू हुई थी, 1961 में, लेकिन बांध बन के कब तैयार हुआ, 2017 में, है ना। कितना समय लग गया, 40-50 साल तो लगभग करीबन लग ही गए उसको, ठीक है। तो एक परियोजना नाम दे दिया कि सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये बांध बनना शुरू हो गया, अब साल 10 साल 20 साल जितने लग जाए सो बनना, 56 साल, क्योंकि काम भी तो कितना बड़ा है। आप देखो एक नदी पर डैम बना रहे हैं और ऊपर से बना रहे हैं नर्मदा नदी पर, जिसपे कितना सारा पानी आता है, सारी नदी है ना, कितना सारा पानी आ रहा है। एक डैम बनाएंगे नदी में तो भाई सारी चीजें, एक कभी बाढ़ भी आ जाती है बारिश में, आप बनाते बनाते हो सकता है कि बारिश होने लगी, बाढ़ आ गई तो थोड़ा काम रुकना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ मतलब जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बनाने में लगे हुए, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, इस तरीके से थोड़ा टाइम लग जाता है उसको। ओके, तो ये क्या कहलाएगा भाई, कमांड एरिया। कैचमेंट एरिया समझ गए, नदी बेसिन समझ गए, अब बात अंतर समझ गए। अब आप थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, अपरदन चक्र को, है ना, क्योंकि यहाँ से डेल्टा और एस्चुरी दो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए डेल्टा और एस्चुरी समझते हैं। कोई भी नदी क्यों बह रही, कोई बताएगा क्यों बहती है कोई भी नदी? जैसे नर्मदा नदी है, यहाँ से निकली तो यही कहीं जाके समाप्त क्यों नहीं होगी, वो आगे चल के क्यों बह रही है? हाँ, क्योंकि वो अपना समंदर का लेवल प्राप्त करना चाहती है। अपने यहाँ जो सही लेवल है ना जमीन का, वो क्या समंदर का लेवल। आपने ये भी देखा होगा कि जो रेलवे पे जब आप जाते हैं ना, किसी स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे समुद्र स्थल से ऊंचाई नहीं जाती, क्योंकि स्थल से ऊंचाई नहीं मापी जाती, समुद्र स्थल से। आप जो चोटियों की ऊंचाई मापते हैं वो समुद्र स्थल से ऊंचाई मापते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कहीं जमीन ऊंची है, कहीं नीची है ना। आप गड़ा गुड़ा को ले तो वो पहले पार के सापेक्ष थोड़ा सा ऊंचा है, नीचा है, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है, या फिर नीचे, जैसा भी कहें, लेकिन जमीन क्या है, समतल नहीं है। तो इस और पानी क्या होता है, बिल्कुल लेवल सेम। आप कहीं भी पानी को भर दो, इसलिए तो जो मकान बनाते हैं हम लोग तो बॉटल लेवल का यूज करते हैं, उसमें एक सतह में पानी भर लेते हैं और देखते हैं कि ये साइड दीवार ऊंची तो नहीं होगी, कहीं यहाँ ऊंची तो नहीं होगी। तो जो लेवल मापा जाता है, या फिर जो चोटियों की ऊंचाई मापी जाती है, वो किससे मापी जाती है, समुद्र तल की पानी की ऊंचाई, उससे समुद्र तल से मापी जाती है। समझ गए ना इस चीज को? तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी नदी क्यों बह रही है, क्योंकि वो समंदर के स्तर को क्या करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। समंदर के स्तर को प्राप्त करने की कंडीशन में भाई या तो वो इस दौरान जाएगी तो समंदर में मिल जाएगी, या फिर दूसरी चीज होगी कि वो जाके किसी नदी में मिल जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर आप बात करें चंबल नदी की, वो इस साइड जा रही है, ढलान है उसका, क्योंकि ढलान में जा रही है,
यदि उसको समंदर में मिल रहा है तो आगे चल के देखो उसको गंगा नदी मिल गई, गंगा एक बड़ी नदी है तो उसमें जाके मिल जाती है और आगे चल के वो भी तो समंदर में ही गिरती है ना। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि चंबल भी समंदर में गई है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहती है, समंदर के स्थल को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए नदी बहती है। और नदी जब बहती है तो वो उस दौरान अपनी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? युवावस्था, एक होती है युवावस्था, दूसरी होती है प्रौढ़ावस्था और तीसरी होती है वृद्धावस्था। ऐसी अपनी भी अवस्थाएं आने वाली, टेंशन मत लो। अब ये आप कौन सी कंडीशन में चल रहे हैं? युवा मतलब क्या है? आप एक्टिव है ना। वैसे नदी भी क्या होती है? एक्टिव होती है। कैसे एक्टिव होती है? ऐसे एक्टिव होती है जैसे मान लीजिए नदी कहीं पहाड़ी क्षेत्र से निकली है ना। हम प्राणद्वीपी नदियों की बात करें, सॉरी यहाँ हिमालय अभ्यंतर की नदियों की बात करते हैं। अभी मैं प्राणद्वीपी समझा दूँ आपको। हिमालय अभ्यंतर की नदियाँ जनरली कहाँ किससे बनी हुई है? ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई है। बड़े बड़े पर्वत खंडों को हम क्या मतलब जो बर्फ के खंड है ना, उनको आप क्या कहते हैं? ग्लेशियर। और ग्लेशियर जब पिघलता है ना, तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या बनता है? वाटर बनता है, पानी बनता है। और वो पानी बन के क्या होने लगता है? बहने लगता है। उन्हीं से क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। अभी हाल ही में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है उत्तराखंड में, ग्लेशियर पूरा का पूरा ग्लेशियर है ना नीचे आ गया, तो कई लोग दब गए उसमें। तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या बन रही है? नदी बन रही है, ठीक है ना। ग्लेशियर के पिघलने से क्या बन रही है? मतलब पानी हो रहा है, आ रहा है। तो भाई यहाँ जैसे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र पर ऊंचाई पर ग्लेशियर पिघला तो पानी नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? काफी तेज रहेगी, है ना। कोई ऊंचाई से यदि पानी, आपने झरनों की स्पीड देखी होगी, वाटरफॉल, हाँ धुआंधार कितनी स्पीड पे गिरता है नीचे। अब भाई ये पानी यहाँ पे गिरेगा मतलब बहुत तेज अवस्था में। तो तेज अवस्था में कौन सी अवस्था में? वो युवा अवस्था में, क्योंकि तेज अवस्था में। और हम लोग भी अपनी तेज अवस्था मतलब युवा अवस्था में चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब नदी क्या है? एक्टिव। और जब नदी यहाँ ऊपर से गिरेगी ना तो वो लंबत अपरदन क्या करेगी? ज्यादा करेगी। लंबत अपरदन क्या करेगी? ज्यादा। मतलब ऊंचाई से गिरेगी तो सीधे खड्डा खोदेगी, और सीधा खड्डा खोदेगी तो कौन सी घाटी बनेगी यहाँ पर? बियाकार। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई तो बियाकार घाटी को कौन सी अवस्था बनती है नदी की? तो वो युवा अवस्था में, क्योंकि वो लंबत अपरदन करने की पावर उसके पास ज्यादा है, युवा कंडीशन में है वो, है ना। आप भी लंबत अपरदन ज्यादा करें अभी, ठीक है ना, पढ़ाई अच्छे से करें मतलब। फिर क्या आ जाएंगे भाई? नदी देखो, फिर नदी क्या करती है यहाँ पर? मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में प्रवेश, थोड़ी सी बहती हुई यहाँ पर स्पीड अच्छी है। फिर क्या करती है? वो थोड़े समतल एरिया में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर देती है। अब जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी तो नदी थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी? नदी की कम हो जाएगी। तो हम कह देते हैं कि नदी अपनी कौन सी अवस्था में पहुंच गई है? प्रौढ़ावस्था में, ठीक है ना। मतलब जब आप बच्चे से मतलब एक युवा से आदमी कहलाने लगेगी, ठीक है, तो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे? प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएंगे। अभी 30 साल तक तो आप युवा ही कहलाएंगे, है ना। और 30 से 60 तक आप क्या कहलाएंगे भाई? प्रौढ़ावस्था में कहलाएंगे। 60 से ऊपर वाले यदि हो गए तो फिर वृद्धावस्था में बाल सफेद होने लगेंगे उन लोगों, और दांत भी नहीं बचेंगे, कुछ लोगों का मुंह भी टूटने वाला है। तो प्रौढ़ावस्था में स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नदी जो है वो लंबत अपरदन नहीं करेगी, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्रों में बह रही है। तो लंबत अपरदन ना करने की बजाय वो कौन सा अपरदन करती है? क्षैतिज अपरदन करती है ना। ऐसे तिरछे में काटती है घाटी को। और जब वो तिरछे में काटती है तो कौन सी घाटी बनती है? यू। जैसे आप सुनार नदी की बात कर रहे हो तो कौन सी घाटी है? यू जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर कौन सी घाटी बनेगी? यू आकार। कौन सी घाटी बनेगी भाई? यू आकार की घाटी। और कहीं कहीं नदी अपने क्या कर देती है? कंकड़ पत्थर जमा कर देती है और यहाँ से इस तरीके से क्षेत्र को छोड़ छोड़ के बहने लगती है। तो यहाँ पर गाय की खुर जैसी झीलें भी बन जाती है, तो उनको गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील भी नदी की कौन सी अवस्था में बनती है? प्रौढ़ावस्था में बनती है। तो यू आकार की घाटी और गोखुर झील इसमें बनती है, बी आकार की घाटी कहाँ बनती है? ये अवस्था बनती है। अब भाई नदी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गई है ना। 100 साल हो गए नदी के, है ना, बूढ़ी हो गई नदी। मतलब अब उसका वेग क्या हो गया है? कम। लेकिन हमने इस दौरान देखा था कि नदी यदि यहाँ से भरे तो इसके अपने साथ वो कंकड़ पत्थर मिट्टी सारा कुछ बहा के लाएगी ना, है ना। सारा कुछ अवसाद वगैरह बहा कर ला रही है, तो यहाँ थोड़े थोड़े अवसाद जमा कर रही है, यहाँ गोखुर झीलें बन रही है। लेकिन आगे जो अवसाद बहा कर ला रही है तो, लेकिन नदी की जो स्पीड है वो क्या हो गई? बिल्कुल स्लो हो गई, है ना। मतलब नदी में अब इतनी पावर नहीं बची हुई है कि वो अपने साथ जो कंकड़ मिट्टी पत्थर बहा कर ला रही है वो आगे ले जाकर सीट की। तो आगे नहीं ले जा पाती तो क्या करती है वो? देखो यहाँ पर क्या है? समंदर है, क्या भरा हुआ है यहाँ पे? समंदर। तो क्या करती है नदी? जो अपने साथ अवसाद बहा कर लाती वो यहाँ समंदर के किनारे पर क्या कर देती है? छोड़ देती है, जमा कर देती है। क्या कर देती है? जमा कर देती है। और जहां जहां से उसको रास्ता मिलता है वहां वहां से वो क्या कर जाती है? बह जाती है। क्योंकि देखो इसको तो अपने साथ बहा कर नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि उसकी पावर नहीं है इतनी, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंच गई है, वो बूढ़ी हो चुकी है,
ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या कर देगी, वो अवसाद लाकर जमा कर देगी और जहाँ जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा वो जाकर समंदर में मिल जाएगी, नदी दी एंड हो जाएगी नहीं। तो भाई यहाँ पर हमें जो आकृति मिली है इसको यदि आप मिलाएंगे तो कौन सी आकृति मिल रही है आपको, डेल्टा। इसको क्या कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं फिजिक्स की भाषा में कहते हैं उसको डेल्टा, डेल्टा कहते हैं उसको, है ना। इसलिए तो कोई कोई नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। तो भाई कई ऐसी नदियां हैं जो समंदर के किनारे अवसाद जमा करती हैं, तो जो आकृतियां मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। लेकिन यदि कई नदियां ऐसी भी होती हैं कि नदियां वृद्धावस्था में आई लेकिन यहाँ पर उसको नीचे वाला स्तर मिल गया, उसको ढलान मिल गया, घाटी मिल गई, जैसे नर्मदा नदी। तो यहाँ से आएगी तो यहाँ तो देखो स्पीड उसकी कम है, लेकिन धीरे धीरे समंदर के किनारे आएगी स्पीड उसकी एकदम बढ़ जाएगी। और घाटी है क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो अपने साथ अवसाद भी बहाकर सीधा समुद्र में मिल जाएगी, मतलब कोई भी अवसाद किनारे पर जमा नहीं करेगी। और जब कोई भी अवसाद किनारे पर जमा नहीं करेगी तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या करेंगे, वो डेल्टा नहीं बना रही, क्या बना रही है, एस्चुरी बना रही है, मतलब सीधा घाटी बना रही है। क्या बना रही है वो, एस्चुरी। तो ऐसी सिचुएशन को, हाँ ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, एस्चुरी। ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदियां जो डेल्टा ना बना के क्या बनाती है, मतलब वो डायरेक्टली समंदर में मिल जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, नाम है उनकी नर्मदा और ताप्ती। डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। और बाकी सारी नदियां देखो या तो डेल्टा बनाएंगी या फिर दूसरी नदियों में जाके मिल जाएंगी। समझ गया ना इस चीज को। या तो दूसरी, जैसे चंबल की बात करें तो चंबल जाके यमुना में मिल जाती है, समंदर में मिलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है। लेकिन गंगा नदी की बात करें और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो देखो सबसे बड़ा डेल्टा बना के रखा है ना। डेल्टा कोई खाने की चीज नहीं है। ठीक है। ये जो अवसाद है वही आपके क्या है, डेल्टा टाइप की आकृति बना लेते हैं। सुंदरबन का डेल्टा, उसमें भाई वहां पर वन हो गए, पेड़ पौधे उगने लगे हैं। ठीक है ना। तो भाई ये सबसे बड़ा यहाँ, और इसका नाम सुंदरबन क्षेत्र रख दिया गया है क्योंकि वहाँ का जो वन क्षेत्र है उसका नाम सुंदरी नामक वृक्ष, क्योंकि वहाँ ज्यादा पाया जाता है। सुंदरी नामक जो वृक्ष होता है वो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा रख दिया गया। हाँ ठीक है। तो डेल्टा और एस्चुरी समझ गए ना, एक चीजें लिखने की नहीं है ना। वो ग्लेशियर, क्योंकि अपने यहाँ तो ग्लेशियर है नहीं। प्राग भी भारत में कहीं आपको बर्फ जमी दिखाई देगी क्या, कहीं नहीं। ठंड की दिनों में कहीं देखो उनमें पानी कहाँ से आता है उस चीज के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में देखो ऊंचाई वाला एरिया है, काफी लंबा एरिया है, बारिश होती है तो पानी ऊपर इकट्ठा होता है, अब वो इकट्ठा होकर नीचे बहने लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक से सीधा वहाँ वाटर टैंक से एडिशन या पाइप डला हुआ है इंद्र जी के यहाँ से, है ना। सब पहाड़ों पर क्या कह रहे हो, ठंड इसलिए होती है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता जाता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर 1 डिग्री क्या होता है, 100 मीटर जो भी मीटर हो, टेम्परेचर क्या होता है, आप यदि ऊंचाई पे जाते तो टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है ना, मतलब ठंड बढ़ती जाती है। फिर इधर देखो अभी आप, तो पहाड़ी क्षेत्रों से निकली हुई नदियां हैं, इसलिए नदियों के क्या होता है कि देखो बरसात होगी तभी इन नदियों में पानी आएगा, है ना। जैसे आप बात करें कौन सी नदी की बात कर लेते हैं, नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं, है ना। अमरकंटक से निकली, अमरकंटक पहाड़ी से, है ना, मैकल पर्वत श्रृंखला से, इस तरीके से, है ना। ऐसी नदी निकल, जब बारिश होती है तो देखो पहाड़ी क्षेत्र में पानी क्या होगा, इकट्ठा होगा और वो नीचे बहने लगेगा। और ऐसा नहीं कि केवल उसकी वजह से, और सहायक नदियां भी तो हैं, है ना। केवल मुख्य नदी का पानी और तो पानी देखो, एक मिनट सुनो, क्योंकि डैम बने हुए ना नर्मदा नदी पर, कितने सारे डैम बने हुए हैं, है ना। यदि डैम नहीं बनेगा तो नदी का पानी खाली हो जाएगा। सुना नदी की बात करो, कई जगह सूख गई है ना। या बासा के आसपास कौन सी नदी निकली, सुना रही है क्या? यस सर। देखो गोबरा, तो देखो सूख गई नदी की नहीं सूखी, लेकिन उस कहीं बांध बना होगा उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा, इसलिए तो डैम बनाया जाता है उस पर। तो क्या होता है कि भाई गर्मियों के दिनों में जो आपकी प्राकृतिक अभ्याचंद्र की नदियां हैं, अधिकांश नदियां सूख जाती है ना, क्योंकि भाई पानी उनमें नहीं रहता। तो ये सदाबहार नदियां नहीं, गर्मियों के दिनों में क्या हो जाएगा, पानी सूख